हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा पिछला सेशन एसी मशीन 2018 का जो क्वेश्चन एमसीक्यू जो था उसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का जो हमारा सेशन है वह एसबीटी बिहार के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2019 में, उसका एक सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑब्जेक्टिव सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे है कि द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो यह इसका यूनिट जो होता है वो होता है कैंडेला। इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। यहाँ पर देखिए जैसे ल्यूमेन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ल्यूमेन जो है यह जो है यूनिट है कैंडल पावर का। कैंडल पावर का यूनिट भी जो होता है वो ल्यूमन होता है, और ल्यूमिनियस फ्लक्स का भी जो यूनिट होता है वो ल्यूमेन होता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स का भी जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमेन। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है। लक्स जो है वह इल्यूमिनेशन का यूनिट है। लक्स जो है वो किसका यूनिट है? इल्यूमिनेशन का। और वाट जो यहाँ पर है वह यूनिट है पावर का। वाट यूनिट है पावर का। अब देखिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कर रहा है द पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कह रहा है कि पावर फैक्टर कौन से लैंप के केस में हाईएस्ट होता है? तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो इनकैंडेसेंट लैंप, जो हमारे जीएलएस लैंप होता है, उसके केस में जो होता है पावर फैक्टर वो हाईएस्ट होता है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहीं पे है कि पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कौन सा ऐसा लैंप है जिसके केस में कि पावर फैक्टर जो होता है वो हाईएस्ट होता है? तो हाईएस्ट जो होता है वो इनकैंडेसेंट लैंप के केस में होता है। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किसके केस में होता है, तो वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप के केस में। और सोडियम पेपर लैंप, मरकरी पेपर लैंप, ये सभी लैंप का प्रकार है, इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट आपको मेंशन करा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में कुछ पॉइंट आपको हम मेंशन करवा देते हैं। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो लो होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए कि इसका जो होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इसका इफिशियंसी क्या होता है? तो इसका इफिशियंसी जो होता है वो 10 to 40 ल्यूमेन पर वाट होता है। इसका एफिशिएंसी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनकैंडेसेंट लैंप का एफिशिएंसी क्या होता है। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो 10 to 14 ल्यूमेन पर वाट होता है। ल्यूमेन पर वाट। और बाकी जो नेक्स्ट दो लैंप है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लैंप है वो है सोडियम वेपर लैंप। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम आपको मेंशन करवा देते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसको इनिशियली जब यह लैंप चालू करते हैं, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली इसमें जो है वो हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, और कुछ समय के बाद फिर इसका जो जब यह ऑपरेशन में आ जाता है तब यहाँ पर हमको लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि it required high voltage at the time of starting के समय में यहाँ पर हमको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, एंड लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब इनिशियली हमको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होता है, और जब यह ऑपरेशन में आ जाता है तो हमको लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आता है कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप से ज्यादा 40 to 50 ल्यूमेन पर वाट। इसका जो होता है वो इफिशियंसी होता है।
इसका पावर फैक्टर जो होता है वो लो होता है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। यहाँ पर पावर फैक्टर जो होता है वह जो होता है वो लो होता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आप लोग नोट मेरे साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्ट भी बहुत बार पूछ देता है सोडियम वेपर लैंप के बारे में शॉर्ट नोट लिखें, तो वहाँ पर ये सब पॉइंट को अगर आप डायरेक्टली मेंशन करते हैं ना कि पैराग्राफ लिखते हैं तब आपको ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो भी पॉइंट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आप क्या उसमें पूरा ऐसे लिख रहे हैं, वो उसमें से भी वो मेन पॉइंट जो रहता है बस उसी को देखते हैं कि आप उस पॉइंट को लिखेंगे कि नहीं। तो नेक्स्ट हमारा है कि इसी में पॉइंट लिखे कि टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पीएफ मतलब पावर फैक्टर, बी टू इम्प्रूव पावर फैक्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड in parallel तो ये जो था सोडियम वेपर लैंप का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसी में एक और लैंप हमारा है, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था, जितना ऑप्शन में दिया हुआ था वो सारे को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए अब जो लैंप है वो है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप मरकरी वेपर लैंप। इसमें देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम एज सोडियम वेपर लैंप का होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन सोडियम वेपर लैंप का है आप लोग पढ़े होंगे, वही कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम जो होता है वो मरकरी वेपर लैंप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन इज सेम एज सोडियम वेपर लैंप। कंस्ट्रक्शन इज सेम एज सोडियम वेपर लैंप अब इसमें हम इसका देख लेते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो होता है वो सोडियम वेपर लैंप से थोड़ा कम होता है। इसका जो एफिशिएंसी होता है वो सोडियम वेपर लैंप से थोड़ा कम होता है। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो 30 to 40 ल्यूमेन पर वाट होता है। ये जो एफिशिएंसी आपको लिखा रहे हैं इसका आप एक अलग चार्ट भी बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब डायरेक्टली आपको याद करने में आसानी होगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इट प्रोड्यूस ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट। यह जो है जो इसका जो जलता है लाइट मरकरी वेपर लैंप का वो ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। इस पॉइंट को भी यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं कि इट प्रोड्यूस, जब ये जलता है तो ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो ब्लू कलर का होता है। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज जो है वो हम करते हैं इंडस्ट्रियल लाइटनिंग में। यूज पर रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कोई भी लाइट का यूज और उसका एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। तो हो सकता है कि आपके सेमेस्टर में पूछे, और पूछता ही है कभी कभी अगर अच्छा क्वेश्चन सेट करने वाला रहता है तो वो पूछता है। जनरली यही पूछेगा कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका कौन कलर का इनिशियली वह कौन कलर में जलता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ होता है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है। यही सब क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो इसमें यूज में आप लिख लीजिए कि इसका इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग में। और नेक्स्ट इसमें हम लिख लेते हैं रेलवे यार्ड में होता है, रेलवे यार्ड ईटीसी ये सब जगह में यूज होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर जो होता है हाईएस्ट होता है इनकैंडेसेंट लैंप के में, इसमें सबसे ज्यादा पावर फैक्टर होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। इसका एफिशिएंसी जो होता है 10 to 14 ल्यूमेन पर वाट होता है। सोडियम वेपर लैंप के बारे में आप लोग देख लिए, मरकरी वेपर लैंप के बारे में आप लोग देख लिए। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इसमें हम जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। इसमें कुछ हमको लगभग लगता है कि ओवरऑल आप ये पूरे सब्जेक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाएगा।
तो चलिए हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि इन नियॉन साइन आर्गन गैस इज यूज्ड टू गिव, नियॉन साइन आर्गन गैस का यूज किस कलर के लाइट के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका यूज जो है वह आर्गन यहाँ पर है, नियॉन आर्गन, यहाँ देखिए नियॉन साइन आर्गन गैस है। तो आर्गन गैस के केस में जो होता है वो रेड कलर निकलता है, और वहीं पर अगर नियॉन लैम्प जो होता है उसमें अगर आर्गन के जगह पर हम हीलियम यूज करें तो वह पिंक कलर का निकलेगा। तो पिंक कलर के लिए हम आर्गन के जगह पर हीलियम गैस का अगर उपयोग कर लेंगे तो यह जो है वो पिंक कलर का निकलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आर्गन गैस यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो रेड कलर होगा। और जो नियॉन गैस होता है, इस नियॉन लैम्प जो होता है इसका एफिशिएंसी भी आप लिख लीजिए कि नियॉन लैम्प का जो इफिशियंसी होता है वो, इसका एफिशिएंसी जो होता है वो 15 to 14 ल्यूमेन पर वाट होता है। इसका यूज आप लिख लीजिए, यूज भी पूछता है। तो नियॉन लैम्प का यूज जो हम लोग करते हैं वह इंडिकेटर के रूप में करते हैं, यहाँ लिख लीजिए यूजेज, इंडिकेटर के रूप में करते हैं, इंडिकेटर लैम्प। उसके बाद नाइट लैम्प के रूप में करते हैं, नाइट लैम्प ETC, ये सब जगह में हम नियॉन लैम्प का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कह रहा है कि द डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज मोस्ट इफिशिएंट बट काउजेज, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम जो होता है वो ज्यादा इफिशिएंट होता है, लेकिन इससे क्या होता है, तो इससे जो है वो पहले तो ग्लेयर प्रोड्यूस होगा और दूसरा हार्ड शेडो दोनों बनता है। अगर कहीं पर भी ज्यादा लाइट आ जाता है, डायरेक्ट लाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर डायरेक्ट लाइट पड़ता है तो वहां पर एक चमक प्रोड्यूस होती है और हार्ड शेडो बनता है। जैसे कि आप अगर रात में मोटरसाइकिल चला रहे होंगे कभी कभी तो आप देखेंगे कि जो ट्रक का लाइट है या दूसरे व्हीकल का लाइट है वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमें एक अजीब सी एक तरह से आंख में जलन कहिए या फिर आंख हमारा जो आंख से दिखना अचानक बंद हो जाता है, वो क्यों, ज्यादा लाइट के कारण। तो वही वहां पर जो इफेक्ट आता है वो ग्लेयर आता है। तो इसका जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज मोस्ट इफिशिएंट बट काउज ग्लेयर एंड हार्ड शेडो, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है तो फ्लड लाइटनिंग इज यूज्ड फॉर, फ्लड लाइटनिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो फ्लड लाइटनिंग मतलब क्या है, एक लाइट का फ्लड, मतलब बहुत ज्यादा लाइट का उपयोग हमको कहाँ करना होगा, तो वो हम एडवर्टाइजिंग पर्पस में कर सकते हैं, एशिएटिक पर्पस में कर सकते हैं, टेनिस मैच एट नाइट, दोनों ये तीनों में हम कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि इन द डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, मैक्सिमम हीट जो है वो किस मेथड से ट्रांसफर होता है। तो इसका जो मैक्सिमम हीट होता है डायरेक्ट हीटिंग मेथड में, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में, वो रेडिएशन के थ्रू होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम जनरली जो करते हैं वो साल्ट बाथ फर्नेस में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो साल्ट बाथ फर्नेस में करते हैं। और दूसरा इसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोड बॉयलर में करते हैं। कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड बॉयलर में करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवन यूजिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए ग्रेफाइट कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू, ये देखिए डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको इसमें डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर जो है वो है 3000 डिग्री सी। ग्रेफाइट के केस में जो होता है इलेक्ट्रिक ओवन, देखिए क्या, इलेक्ट्रिक ओवन यूजिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ ग्रेफाइट, हीटिंग एलिमेंट अगर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में तो वो प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, द इलेक्ट्रोड ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेस मेड अप ऑफ, डायरेक्ट आर्क फर्नेस मेथड जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या चीज का बना हुआ होता है, तो वो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ये वन लाइनर है, डायरेक्ट आप याद करिए कि जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस मेथड जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या चीज का बना हुआ होता है, तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और इलेक्ट्रोड का चार्ज से कांटेक्ट रहता है, इलेक्ट्रोड जो है इसमें वो चार्ज से कांटेक्ट में रहता है। किसमें, डायरेक्ट आर्क फर्नेस मेथड में जो इलेक्ट्रोड है वो चार्ज से कांटेक्ट में रहता है।
अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वह किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज करता है। तो स्पॉट वेल्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रोड हमारा यूज होता है वो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि यह जो इस तरह का जो वेल्डिंग होता है इसमें एक मटेरियल देखिए ये है, दूसरा मटेरियल हमारा ये है, तो ये दोनों मटेरियल को साथ एक के ऊपर एक दूसरे पर रख कर वहाँ पर एक पॉइंटर जो इसका होता है, पॉइंटेड होता है इसका इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड से यहाँ पर प्रेस किया जाता है, तो यहाँ पर दूर दूर पर एक स्पॉट बन जाता है और ये दोनों जो है वो आपस में दोनों मेटल कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो वेल्डिंग होता है इसको स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। और इस तरह के वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होता है। और इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेड होता है कॉपर एलॉय से। तो एक बात और आपसे पूछ सकता है इसमें कि स्पॉट वेल्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वह जो है स्पॉट वेल्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड वो होता है कॉपर एलॉय का बना हुआ। क्या होता है? वो होता है कॉपर एलॉय से बना हुआ होता है। यह भी एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए अगर यहीं पर अगर हम डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड का अगर हम यूज कर लेते हैं तो वह जो यूज होता है वो जब कंटिन्यूअस वेल्डिंग होता है उसके केस में होता है। अगर यही जो है यहाँ पर क्या है, स्पॉट है, बीच बीच में गैपिंग है, यही अगर गैपिंग को हटाकर कंटिन्यूअस दोनों को वेल्ड करना होता तो उस केस में हम डिस्क टाइप का उपयोग करते थे। इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए कि डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन सीम वेल्डिंग। और इस तरह के वेल्डिंग को जो हम कहते हैं मैंने डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग लिख लीजिए डिस्क टाइप इसका यूज होता है सीम वेल्डिंग में। ये होता है सीम वेल्डिंग, इसका उपयोग जो होता है वो सीम वेल्डिंग में। तो सीम वेल्डिंग में क्या होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है डिफरेंस में कि स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में क्या अंतर है। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो है वो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होता है और सीम वेल्डिंग में जो होता है वह डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड होता है। दोनों में अंतर और क्या है, तो एक अंतर यह है कि स्पॉट वेल्डिंग में जो वेल्डिंग हम करते हैं उसके बीच बीच में पॉइंट मतलब गैप करके हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। लेकिन वही अगर सीम वेल्डिंग की बात किया जाए तो वहाँ डिस्क टाइप का हम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और यह जो है वो कंटिन्यूअस वेल्डिंग होता है। तो सीम वेल्डिंग क्या है, तो यह एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग है। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो डिस्क टाइप करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है फिर से लर्न करने वाला ही क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद कर रखिएगा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस टेम्परेचर अप टू। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर अप टू कितना। तो यह जो है वह लगभग जो होता है वो 6000 के आसपास रेंज में रहता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा दिया गया है वो 5550 है। तो यही हम टिक आउट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उपयोग हम कहाँ नहीं करते। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उपयोग हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नहीं करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उपयोग नहीं करते। रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पर जब आया है तो इसका टाइप भी हमको देखना चाहिए कि ये इसका कितना टाइप होता है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप के बारे में आपको बताते हैं। तो इसका कुल मिलाकर 5 टाइप होता है, जिसमें कि पहला जो होता है इसका फर्स्ट टाइप उसको हम लोग कहते हैं बट वेल्डिंग। वह जो होता है वो होता है बट वेल्डिंग। दूसरा जो हमारा होता है वह होता है स्पॉट वेल्डिंग। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है स्पॉट वेल्डिंग। तीसरा जो हमारा होता है वह होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये सब सारे आप लोग पढ़े होंगे, बस हम मेमोराइज करा रहे हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और फोर्थ जो हमारा होता है वह होता है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग। फिफ्थ जो हमारा होता है वो होता है प्रीसियस वेल्डिंग। पर्सियन वेल्डिंग है। ठीक है, PERCUSSION लिखा हुआ है, पर्सियल वेल्डिंग। तो यह जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का है कि एन एलिवेटर इज ए
एलिवेटर जो होता है वह किस तरह का डिवाइस है, वर्टिकल में ट्रांसपोर्ट करता है, हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोर्ट करता है, या दोनों में करता है। तो एलिवेटर जो होता है वह वर्टिकल में ही यह जो है वह ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे आप लोग मॉल गए होंगे, कोई भी मॉल, तो वहां पर जो सीढ़ी लगा हुआ होता है उसी को हम लोग एलिवेटर कहते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल तो नहीं मूव करता है, वो तो वर्टिकल ही मूव करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है, तो आप देखे होंगे कोई भी अगर कभी इंडस्ट्री विजिट पर जाइएगा या कभी आप यूट्यूब पर ही कोई दूसरा इंडस्ट्री का वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि कन्वेयर का यूज होता है। तो कन्वेयर भी जो है वह एक तरह का लिफ्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वह जो उसका मूवमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल की ओर होता है या थोड़ा सा इंक्लाइन की ओर होता है। लेकिन वर्टिकल, इसमें कन्वेयर में भी वर्टिकल नहीं होता है, इंक्लाइन होता है। लेकिन अगर वर्टिकल के केस में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो एलिवेटर के केस में वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल के केस में जो लिफ्ट या जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो मशीन यूज होता है, वो कन्वेयर होता है, और वर्टिकल के केस में एलिवेटर होता है। वर्टिकल के केस में एलिवेटर भी कर सकते हैं और लिफ्ट भी कर सकते हैं। दोनों का जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल ही होता है। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम कौन सा मेथड का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब जस्ट लाइक आप समझिए कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है कि एक ऊपर से मेटल होता है और एक नीचे से मेटल होता है, और बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह का जो इस तरह का हीटिंग का उपयोग करके हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट कर सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, क्या कर रहा है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव आर। इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक एलिमेंट हमारा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। तीनों मिलाकर ही यह जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव बनता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यह है 15 क्वेश्चन कि इन इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होता है। तो पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि ईच ऑपरेटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज मशीन। इंडिविजुअल ड्राइव मतलब क्या, एक मोटर एक मशीन से कनेक्ट होगा। तो इस तरह का जो ड्राइव होता है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। तो इस ड्राइव में ऑपरेटर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है मशीन का। हाँ होता है, तो हमको दिख रहा है कि अगर एक मोटर है उससे अगर एक डिवाइस कनेक्ट है तो ऑपरेटर के पास सही कंट्रोल होता है। ये बात सही है। नेक्स्ट हमारा है कि नो लोड लॉसेस आर इनलेटेड। तो ये भी हमारा जो है वो ऑप्शन सही है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा इसका ए और बी होगा, बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जिसमें कि लग रहा है कि इसमें और कुछ पॉइंट देना चाहिए तो उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करें। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन ब्रेकिंग का है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेथड ऑफ ब्रेकिंग दैट कैन ब्रिंग द मोटर टू स्टैंड स्टिल। वह कौन सा ऐसा मेथड है जो कि मोटर को ब्रेकिंग, जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको स्टैंड स्टिल के कंडीशन में ला देता है। तो उस तरह का ब्रेकिंग को हम लोग कहते हैं, इस तरह का ब्रेकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लगिंग। इसको हम लोग कहते हैं प्लगिंग। प्लगिंग में होता क्या है, तो ये जो है इसका तीनों मेथड जो है डायनेमिक ब्रेकिंग, एलियोस्टैटिक ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग और जेनरेटिव ब्रेकिंग, तीनों को हम यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर पहले हमारा जो है वो है प्लगिंग ब्रेकिंग का। तो अब देखिए इसी में हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायनेमिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि in this type of braking method we disconnect the motor from the main supply। मेन सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं कि मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक मशीन होता है, बहुत सारा रेजिस्टेंस, उसका जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा होता है। तो उस रियोस्टेट को मोटर का जो रोटर होता है उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और रोटर के द्वारा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको यह रेजिस्टेंस जो है वह हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो इस तरह का ब्रेकिंग का को हम डायनेमिक ब्रेकिंग कहते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग लिख लेते हैं कि यह क्या है।
बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर है कि इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग मेथड, in this type of braking method we disconnect the motor from the main supply and a resistance connected across the armature के क्रॉस हम जो है उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, तो हेंस काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटर, जो रोटर में काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है, डेसिपेट्स एक्रॉस द रजिस्टर के क्रॉस जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो डेसिपेट हो जाता है हीट के फॉर्म में एक्रॉस द रजिस्टर। तो ये जो हमारा था वो था डायनेमिक ब्रेकिंग, और बाकी के दो ब्रेकिंग जो है प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्लगिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लगिंग, PLUGGING, प्लगिंग। तो प्लगिंग क्या होता है, इसमें देखिए क्या करते हैं कि इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग वी इंटरचेंज द सप्लाई टर्मिनल एंड अ रिवर्स टॉर्क इज अप्लाइड। इसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो सप्लाई टर्मिनल होता है, मोटर का जो सप्लाई टर्मिनल होता है, उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं और जो इसमें जो है और रिवर्स टॉर्क को अप्लाइड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पहले के कंडीशन में जो मोटर था वो इस तरह से रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हम इसमें सप्लाई को चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में पहले देखिए यह जो मोटर था इसमें दो टर्मिनल होगा, पहले मानिए कि इसको पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो इस केस में यह जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट केस में हम क्या कर दिए, यही मोटर रहने दिए, लेकिन इसका जो सप्लाई था, ये जो सप्लाई था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नेगेटिव दे दिए, यहाँ पर पॉजिटिव दे दिए। तो अब इसका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तब जो पहले मोटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था अब इस क्या उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, एक दूसरे को वो जो है कैंसिल आउट कर देगा, जिसके कारण कि वो एट इंस्टेंट जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर मोटर को हमको डायरेक्ट रोकना है, अगर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में तुरंत लाना है, तो उस कंडीशन में हम प्लगिंग का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई को इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है वो लॉसेस ज्यादा होता है, जो रोटर का काइनेटिक एनर्जी होता है उसका हम यूज नहीं कर पाते। तो इस तरह के मेथड को जो हम लोग कहते हैं वो होता है क्या, प्लगिंग। तो इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए प्लगिंग क्या है, तो लिख लेंगे कि इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग we interchange the supply टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देते हैं, टर्मिनल एंड a reverse torque is applied तो यह जो हमारा था वो प्लगिंग था। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यह जो है ब्रेकिंग का सबसे अच्छा मेथड है, इसको हम सबसे अच्छा मेथड मानते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्लगिंग में क्या करते थे कि सप्लाई को ही हम चेंज कर देते थे, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि इसका रोटर का जो वाइंडिंग होता है वहां पर जो हम कनेक्शन देते हैं उसी को इंटरचेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो मोटर है वह वर्क करने लगता है एज ए फॉर्म ऑफ जनरेटर, और वह जो है रोटर के काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली उसका जो है ईएमएफ के फॉर्म में चेंज कर देता है, और वह जो वोल्टेज जो करंट वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है उसको वह वापस फीड कर देता है ट्रांसमिशन को, जिससे कि जो उसका ब्रेकिंग करते टाइम हमारा जो है वो एनर्जी का रिजनरेट हो गया, ब्रेकिंग से हम वहां पर एनर्जी को जनरेट कर लिए। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है कि इन दिस ब्रेकिंग मेथड इन दिस ब्रेकिंग मेथड इस ब्रेकिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि वी चेंज द टर्मिनल of field winding terminal of क्या in this braking method we change the terminal of field winding के टर्मिनल को हम चेंज कर देते हैं। field winding we change the terminal of field winding without disconnecting from main supply, connecting it from main supply, without disconnecting from main supply, and then the kinetic energy of rotor is converted into electrical energy and fed to सप्लाई लाइन। तो सबसे अच्छा अगर ब्रेकिंग आपसे कोई पूछे कि तीनों में से सबसे अच्छा ब्रेकिंग कौन है, तो आप लोग कहिएगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर किसी भी मोटर को हमको एट इंस्टेंट रोक देना है, एट इंस्टेंट उसको स्टैंड स्टिल कंडीशन में लाना है, तो उस केस में हम प्लगिंग को प्रीफर करेंगे। इस केस में क्या होता है कि एक ही मोटर जो होता है वह मोटर की तरह भी वर्क करता है और जनरेटर की भी तरह वर्क करता है, और इस मेथड का उपयोग हम जनरली जो है वो ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं। तो ये पॉइंट और लिख लीजिए कि दिस मेथड इज यूज्ड इन ट्रैक्शन ट्रैक्शन सिस्टम। राइटिंग थोड़ा नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप लोग हम बोल रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17, यह कह रहा है मोटर हैविंग शॉर्ट टाइम लोड इज यूज्ड इन। वैसा मोटर जिसका कि शॉर्ट टाइम यूज होता है लोड पर, मतलब बहुत कम ही समय के लिए उस पर लोड आता है, वो कौन कौन से मशीन या कौन कौन से इक्विपमेंट में लगा हुआ होता है। तो वह जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, ड्रिल मशीन में भी होता है। ड्रिल मशीन कंटिन्यूअस तो नहीं चलता है, जब काम उसको रहता है मुश्किल से 1 मिनट या कभी कभी आधा मिनट, जितना देर का हमको रिक्वायरमेंट होता है उतना ही देर ये चलता है। क्रेन ड्राइव उसमें भी हर हमेशा जो है वो लोड से कनेक्टेड नहीं रहता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये सब जो मशीन है वह कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह का जो मशीन होता है, इसमें जो मोटर होता है वो शॉर्ट टाइम लोड के लिए होता है। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है 18 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हम ये जो है जितना तरह का इसमें चार्जेस होता है, फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज, यहाँ पर तीनों चार्ज आपको दिखाया गया है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है
जो फिक्स्ड चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम डिमांड से और एनर्जी आउटपुट से। तो फिक्स्ड चार्ज होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी आउटपुट से। तो अब देखिए इसमें हम कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, तो इसको आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें है तो फिक्स चार्ज पहले हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर फिक्स चार्ज को हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो होता है इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम डिमांड से और एनर्जी आउटपुट से। सेमी फिक्स चार्ज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो यह जो होता है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पर। यह जो है वो डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम डिमांड, यह मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी आउटपुट से डिमांड। ये पॉइंट जो आप लिख लीजिए। और इंडिपेंडेंट होता है किससे, एनर्जी आउटपुट से, एनर्जी आउटपुट से। तो यह हो गया सेमी फिक्स। रनिंग के बारे में देख लीजिए। तो रनिंग और इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट चार्ज। तो यह जो होता है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ आवर इन प्लांट, कितना देर जो है वो प्लांट ऑपरेशन में रहा उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ यह डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम हुआ या कितना एनर्जी जनरेट हुआ, इस पर डिपेंड करता है। तो रनिंग चार्ज जो है यह जो है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स, the number of hours the plant is in operation, कितना देर जो ये प्लांट है वो ऑपरेशन में रहा, इज इन ऑपरेशन, और नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, और नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। तो ये जो तीनों पॉइंट आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और देखिए इसमें बताते हैं कि फिक्स चार्ज जो होता है वह क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है तो पता चलेगा इसमें क्या क्या आता है फिक्स चार्ज में। तो फिक्स चार्ज में जो आता है वह आता है लैंड का चार्ज, जो हम जमीन खरीदते हैं कोई भी पावर प्लांट बैठाने के लिए तो उसका चार्ज। उसके बाद उस पावर प्लांट में जो सबसे हाई ग्रेड, जो सबसे अपर ऑफिसर लेवल का जो भी वहाँ पर इम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, उनका सैलरी जो आता है वो फिक्स चार्ज में आता है। कि हमारा जनरेशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर हमको उनको सैलरी देना ही होगा। तो यह जो होता है वो फिक्स चार्ज में कौन आता है, लैंड आता है, और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हाई ग्रेड सैलरीज। हाई ग्रेड सैलरी पर जो भी ऑपरेटर है, जो भी वहाँ पर कार्यरत है, वर्कर्स। अब देखिए सेमी फिक्स चार्ज जो है इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें जो आता है वो है कि जमीन के लिए जो हम लोन लेते हैं तो लोन का हम भरपाई जो करते हैं वह जो आता है वो आता है सेमी फिक्स चार्ज में। इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन REST, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद मैनेजर जो वहाँ पर काम करता है, क्लर्कियल सैलरी, क्लर्कियल सैलरी का स्टाफ, मैनेजर जो उसमें काम करता है, क्लर्क जो काम करता है, उसका भी जो सैलरी देते हैं वो सेमी फिक्स चार्ज में आता है। तो इसमें लिख लीजिए आप कि मैनेजर का सैलरी, मैनेजर का सैलरी हो गया, फिर क्लर्क का सैलरी हो गया, CLERICAL, क्लर्क का सैलरी हो गया, SAL सैलरीज, क्लर्क का सैलरीज। ये सब जो आता है वो सेमी फिक्स चार्ज में आता है। रनिंग चार्ज में क्या आता है,
तो रनिंग चार्ज में आप डायरेक्टली रख लीजिए फ्यूल चार्ज। रनिंग चार्ज में हमारा जो है वो आता है फ्यूल चार्ज। और जो वर्कर वहाँ पर यूज होता है, जो जिसका कि बहुत ज़्यादा संख्या होता है, तो उस वर्कर का सैलरी जो आता है वो रनिंग चार्ज में आता है, वर्कर का सैलरीज। तो ये जो आता है वो रनिंग चार्ज में आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चार्ज, जो जितने तरह का चार्ज होता है पावर प्लांट में, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस पर आपको डायरेक्ट अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी देगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में सिर्फ आपसे पॉइंट मांगता है कि आप कौन सा पॉइंट सही सही पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं। वो कभी नहीं चाहता एग्जामिनर कि आपका उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि आपका जो एस्से लिख के आते हैं एग्जाम में वो पढ़ के आए। इसलिए उस एस्से में भी वो काम का पॉइंट देख लेते हैं, अगर रहता है तो नंबर मिलता है, अगर काम का पॉइंट नहीं रहता है तो नहीं मिलता है। इसलिए अगर मेन पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। यह कह रहा है कि ऑन विच बेसिस 2 पार्ट टेरिफ इज चार्ज्ड। कह रहा है कि कौन से बेसिस पर 2 पार्ट टेरिफ जो होता है उसको चार्ज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूनिट कंज्यूम्ड और मैक्सिमम डिमांड, दोनों पर जो है वह 2 पार्ट टेरिफ डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में, इस 2 पार्ट टेरिफ का जो मेथड है, इसमें जो है वो चार्ज को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट में। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है रनिंग चार्ज। तो इसको आप लिख लीजिए कि 2 पार्ट टेरिफ जो होता है इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो इसमें जो होता है एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है क्या फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रनिंग चार्ज। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज एक फिक्स चार्ज होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो रनिंग चार्ज होता है। तो फिक्स चार्ज जो है वो डिपेंड करता है किस पर, तो फिक्स चार्ज जो है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पर। यह जो है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पर। और रनिंग चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है यूनिट कंज्यूम पर। रनिंग चार्ज जो डिपेंड करता है वो यूनिट कंज्यूम पर करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर ए कंज्यूमर व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। कंज्यूमर के लिए कौन सा पावर फैक्टर जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, अच्छा माना जाता है। तो वह जो है वह 0.85 टू 0.95 लैगिंग, यह जो पावर फैक्टर है वह कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिकल माना जाता है। तो यह था हमारा आज का 20 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू इस सब्जेक्ट के बारे में हो गया होगा। तो यह सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू।